तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलयू अपडेट पे। तो आज जिस वीडियो की मैं बात करने वाला हूं उसमें मैं एमबीए के रिगार्डिंग बात करूंगा कि लास्ट में 30 दिन के अंदर आपको कैसे एमबीए की तैयारी करनी चाहिए, आपका क्या पैटर्न रहना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कितना टाइम देना है, सारी चीजों की मैं बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं एमबीए की, है ना। तो यहां पे बेसिकली आपसे 4 सेक्शन आते हैं एमबीए के अंदर। आपके 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला होता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, है ना। पहला आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। दूसरा आता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, दूसरा आता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तीसरा आता है इंग्लिश, ठीक है। और चौथा आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और एक जो आपका आता है, जो कि ज्यादातर देखो यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, लेकिन एलयू बहुत ज्यादा खास है। यहां पे आपको इन चारों के अलावा पांचवा एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता है, दैट इज जनरल अवेयरनेस, है ना, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये पांचवा भी आपको पढ़ना पड़ता है। और इस पांचवे की मैं खासियत बताऊं, पिछली बार करीब करीब 20 से 21 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, है ना। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां तक बात होगी, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो लगभग लगभग मैं बात करूं 2024 की और 2025 की, है ना। 2024 की और 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज ज्यादा था। कब? 2024 के अंदर। और जनरल अवेयरनेस का वेटेज यहां पे कम था। लेकिन 25 में क्या हुआ, 25 में थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज कम हुआ, हल्का सा कम हुआ था, बहुत ज्यादा भी कम नहीं हुआ था। लेकिन 2025 में जितना यहां पे वेटेज कम हुआ उतना वेटेज यहां पे बढ़ गया। इससे क्या सीखने के लिए मिला? इससे आपको यह सीखने के लिए मिला कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अगर प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कभी भी किसी सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ सकता है और बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है हर एक चीज के लिए। अगर मैं यहां की बात करूं तो लगभग लगभग देखो, यहां पे करीब करीब पिछले बार 20-21 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है ना। देखो, आप जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय पेपर देता नहीं, अप्रोक्सीमेट आंकड़े की बात करते हैं, 20-21 क्वेश्चन यहां से आए थे, है ना। 2025 के मैं डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, जितना मेरे बच्चों से बात हुई थी उस हिसाब से बात कर रहा हूं, है ना, अप्रोक्सीमेट में बात कर रहा हूं, है ना। ये एकदम एक्यूरेट डेटा तो हो ही नहीं सकता, एक्यूरेट डेटा तब आएगा जब पेपर हो, लेकिन पेपर मिलता ही नहीं है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 से 16 क्वेश्चन थे, है ना। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास थे कुछ, है ना। और इंग्लिश से यहां से भी 25 के आसपास क्वेश्चन थे, है ना। यहां से 25 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन थे आए थे, 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, लेकिन 25 तक थे यहाँ पे। और डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 सेट आए थे, है ना, 3 सेट आए थे। अब एक सेट में ये कंफर्म मेरे को नहीं हो पाया कि एक सेट में कितने क्वेश्चन थे, लेकिन ये बताया बच्चों ने कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 सेट थे। हो सकता है एक सेट में 2 क्वेश्चन हो, 3 हो, 5 हो, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये मेरे को अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन के पिछली बार 3 सेट के आसपास आए थे, ठीक है। तो बात कर लेते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, है ना। यहां से कि बात कर लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजों को हम बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स कह लो उसको, ठीक है। मैथ्स, मैथ्स की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है? सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है अर्थमेटिक पे। तो देखो, अगर मैथमेटिक्स के अंदर मैं सब डिवीजन करने पे आऊं तो मैथमेटिक्स के अंदर बेटा 2 सब डिवीजन होते हैं, क्या? एक अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में वेटेज आता है वो अर्थमेटिक का वेटेज बहुत ज्यादा आता है। अर्थमेटिक में चैप्टर आपके कौन कौन से होते हैं? आपको भी पता है कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं अर्थमेटिक में। आपको पढ़ना पड़ता है सबसे बेसिक चैप्टर परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 2 चैप्टर क्या है अर्थमेटिक की एकदम अंतर आत्मा है। जब तक इनको नहीं पढ़ोगे 2 चैप्टर को,
तब तक बाकी की अर्थमेटिक आपको समझ में आने वाली बहुत हद तक नहीं है। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। यहां से आपके क्वेश्चन 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस मतलब कह सकते हो कि 99% तक चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आता जाता है, क्योंकि चैप्टर ही अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते ही बनते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका एसआई सीआई से आ सकता है, एसआई एंड सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये पढ़ लेना, इसका कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे टाइम एंड वर्क, इसके साथ वेजेस निकालना थोड़ा सा सीख लेना, वेजेस के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, आपके यहाँ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आप अगर आपको एलसीएम मेथड आता है, हमारी क्लासेस में आपको एलसीएम मेथड पढ़ाया गया हिमांशु सर के द्वारा, तो एलसीएम मेथड अगर आपको आता है तो टाइम एंड वर्क कर सकते हो आप। टाइम एंड वर्क के साथ साथ आप पाइप एंड सिस्टम भी लगा सकते हो, आप वर्क एंड वेजेस, ये तीनों चैप्टर को एक फ्लो में कर सकते हो अगर आपको एलसीएम मेथड पता है, ठीक है। उसके अलावा आप पढ़ोगे टीएचडी। टीएचडी क्या होता है भैया? टीएचडी कुछ नहीं होता भैया, यही तो होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, यही टॉपिक होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों है ना, प्रॉफिट लॉस, उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। और एक टॉपिक होगा आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बॉड मास रूल हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई, है ना, इसी में आपका बॉड मास आ जाता है, इसी में आपकी सीरीज बन जाती हैं, इसी में आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जाती हैं, है ना, ये तीनों आपकी पूछ ली जाती हैं। यही तो पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ के जरूर जाने हैं, है ना। और आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है एवरेज पढ़ लेना है, एवरेज पढ़ लेना, थोड़ा सा एवरेज पढ़ लेना, है ना, ये एवरेज देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो ये तीन टॉपिक है ना, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। एवरेज इसलिए मैं पढ़ने की कह रहा हूं कि जब तक ये तीन टॉपिक आपको नहीं आते आप डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन इन्हीं के जो है आधारभूत, यानी कि इन्हीं के बेसिक पे आधारित है वो डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको ये पढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में। तो भैया एडवांस मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन, है ना, जरूर पढ़ना। मेंसुरेशन 2D और 3D ये आप जरूर पढ़ना। बेसिक ज्योमेट्री के सवाल जो हैं, ट्राइंगल वाले, बेसिक ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल वाले सवाल हैं, है ना, वो थोड़ा सा आप एक बार देख जाना, है ना। लेकिन अर्थमेटिक का वेटेज आपका, मैं फिर कह रहा हूं, अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा है, आपको अर्थमेटिक पर ज्यादा फोकस आप लोग को करना चाहिए। मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी मेंसुरेशन 2D 3D, बेसिक ज्योमेट्री में ट्रायंगल वाले सवाल थोड़ा सा आप लोग देख के जरूर जाना। बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की भैया, है ना। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की, है ना। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछा जाता है। तो भैया लॉजिकल रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो ऐसा समझ लो कि दुनिया के अंदर अगर कोई एग्जाम हो रहा है ना, और अगर वहां पर रीजनिंग पूछी जा रही है, तो कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, ये हमेशा जीवन में पूछे जाते हैं वहां पे एग्जामिनेशन के अंदर। तो भैया पहला टॉपिक हो गया कोडिंग, डिकोडिंग। और जब आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ जाएगी, है ना, जब आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ जाएगी तो स्वतः ही आपको एनालॉजी के क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, है ना, स्वतः ही आपके ऑड वन आउट के क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ऑड वन आउट। और इसी की आपकी जो अल्फाबेट की सीरीज बनती है ना, अल्फाबेट की जो सीरीज बनती है वो भी आपसे लगने लग जाएगी। ये तीनों चैप्टर जो है बेसिक फाउंडेशन डिपेंड है कोडिंग डिकोडिंग पे, और कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक फाउंडेशन है कौन? अल्फाबेटिकल सीरीज। जब तक अल्फाबेटिकल सीरीज के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगी, और कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगी तो ये तीन टॉपिक भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है कि भारत के अंदर अगर कोई एग्जाम हो रहा है और उसमें रीजनिंग पूछी जा रही है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल नहीं आया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके थ्रू आपके एनालॉजी, ऑड वन आउट और अल्फाबेट सीरीज ये आप कवर कर लोगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन, इसका सवाल भी भैया ऐसा ही है, कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही हाल है इसका। ब्लड रिलेशन का सवाल तो आता ही आता है। ब्लड रिलेशन हो गया। डायरेक्शन डिस्टेंस है, ये आपको पढ़ना है, डायरेक्शन डिस्टेंस आपको पढ़ना है भैया। उसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस आप पढ़ लोगे, आपको पढ़ना है सिलॉगलिज्म, सिलॉगलिज्म पढ़ना है आपको।
ये पढ़ने के बाद आप आ जाना सीधे कहां, इसके बाद आप आ जाना नंबर सीरीज पे। कभी ऐसा नहीं हुआ कोडिंग रिकॉर्डिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो आप नंबर सीरीज पढ़ लेना, आप मिसिंग नंबर पढ़ लेना, है ना, आप मिसिंग नंबर पढ़ लेना, आप रॉन्ग नंबर पढ़ लेना भैया, ठीक है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग अपने आप में भैया एक यूनिट है ना, एनालिटिकल रीजनिंग अपने आप में एक यूनिट है। यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपको असर्शन रीजन, यहीं पे आपको कॉज एंड इफेक्ट, यहीं पे आपको कोर्स एंड एक्शन, यहीं पे आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कथन निष्कर्ष, है ना, ये सारी चीजें आपको एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ही पढ़नी पड़ती हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये बहुत हद तक कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा और इसके क्वेश्चन भी आने की संभावना है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं एग्जामिनेशन का पैटर्न इस हिसाब से बदल रहा है, उस हिसाब से एनालिटिकल रीजनिंग एग्जामिनेशन में पूछी ही जा रही है। असर्शन रीजन तो कम से कम पूछा ही जा रहा है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाओगे। उसके अलावा एमबीए में भाई साहब कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, डिसीजन मेकिंग इसी में आ जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग का ही हिस्सा होता है वो, है ना। उसके अलावा एक टॉपिक ऐसा होता है, वो होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। यहां पे भाई साहब सेटिंग अरेंजमेंट में आपको खास कर जो लीनियर वाली पजल है ना, लीनियर वाली पजल कौन सी, जो एक रो में बैठे होते हैं, ये वाली पजल आपको अवश्य लगा के जानी है, इसके संभावना आपकी बहुत ज्यादा आने की होती है। लीनियर पजल होगी या फ्लोर वाली पजल होगी, थोड़ी बहुत वो देख जाना, एक आध आ जाती है ना कभी कभी। उसके अलावा आप पढ़ के जाओगे नॉन वर्बल रीजनिंग भैया, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ के जाओगे। अब नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है भैया, यहाँ पे मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और काउंटिंग ऑफ फिगर में बेसिकली ट्राइंगल को काउंट करवाने निकलवा लेता है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस जो आपको पढ़ना है ना, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेते हैं इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो इंग्लिश में होते 3 सेक्शन, इंग्लिश में होते 3 सेक्शन। क्या होता है, ग्रामर होता है, ग्रामर के बाद होता है आपकी वोकेबलरी, ठीक है, ग्रामर, वोकेबलरी और आरसी, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखते हैं सबसे ज्यादा वेटेज भैया इंग्लिश के अंदर किस में आता है। तो सबसे ज्यादा अगर वेटेज इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं तो भाई साहब इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज आता है वो किसका आता है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो वेटेज आता है वो आता है आपका किसका, वोकेबलरी का। वोकेबलरी में क्या आता है भैया, वोकेबलरी में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS, इसमें आते हैं आपके सिनोनियम्स, है ना, इसी में आते हैं आपके एंटोनियम्स, है ना, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स, रूट वर्ड, है ना, इसी में आते हैं आपके ईडियम फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस इसी में आते हैं, इसी में आती है आपकी फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। भाई साहब अगर इंग्लिश आ रही है तो वोकेबलरी आएगी, और वोकेबलरी आएगी तो उसका वेटेज अच्छा होता है। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 से 2 सिनोनियम, 1 से 2 एंटोनियम, है ना, 1 से 2 रूट वर्ड, एक आध रूट वर्ड हो गया, है ना, एक दो ईडियम हो गए, ये पूछे ही जाते हैं भाई साहब, इनको कोई कम नहीं कर सकता है क्योंकि इनका अपने आप में वेटेज है, ये पूछते हैं वो। फिर आते हैं आरसी, आरसी में ज्यादातर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, है ना, एक पैसेज तो आने की संभावना रहती रहती है, पैसेज नहीं आएगा तो एक क्लोज टेस्ट दे देगा। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं खाली, लेकिन आपके लेवल में क्लोज टेस्ट आने के चांस कम है, पैसेज आने के चांस बहुत हद तक है ना। तो पैसेज की तैयारी यानी कि आपको रीडिंग पे कमांड बनाना आनी चाहिए, आपको पैसेज पढ़ना आना चाहिए, पैसेज को कैसे इंटरप्रेट करके उसके आंसर निकालने, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा फिर एक रहता है PQRS, जिसको हम कहते हैं पैरा जंबल, है ना, PQRS ये आता ही आता है, हर एक एग्जाम में आता है, तो आपके में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं ग्रामर। अब भैया लास्ट 30 दिन में ग्रामर तो पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, ग्रामर के लिए क्या करें, तो ग्रामर के लिए आप क्या करो, जो 120 रूल्स होते हैं इंग्लिश के, 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश, उनको एक बार देख जाओ, तो यहां से क्या होगा, एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपके लगने लग जाएंगे। ये 120 रूल अगर ग्रामर के आपको याद हो गए तो आप एरर के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा लोगे, है ना। तो ये आपको इंग्लिश में करना है। अब ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। अब बात कर लेते हैं जीएस कैसे याद है भैया यहाँ पे। तो जीएस में देखो ऐसा होता है कि मिक्स ब्रीड है एक तरीके से, है ना, कि भाई साहब हिस्ट्री भी एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, एक आध पॉलिटी का दे देते हैं वो,
है ना। लेकिन जो मैंने बच्चों से बात किया वो मैंने पाया, है ना, देखो देने के लिए वो कुछ भी देते, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स से दे देंगे, एक करंट अफेयर दे देंगे, है ना, ये सब दे देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो बैंकिंग रिलेटेड थोड़े से करंट अफेयर है उनको अच्छे से देख के जाना है एक बार, है ना। बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर थोड़े से देखना है कि इस समय बेरोजगारी दर क्या चल रही है ना, इस समय रेपो रेट क्या चल रही है ना, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लेना, है ना। उसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है आपका, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वो एमबीए को परस्यू करने जाते हैं, तो आपका जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है तो वो आपको ज्यादातर कभी कभी पूछता है, जैसे कि सीएलआर की फुल फॉर्म पूछ लेगा, एसएलआर की फुल फॉर्म पूछ लेगा, आरबीआई के बारे में पूछ लेगा, रेपो रेट क्या होती है ये पूछ लेगा, है ना, 5 ईयर प्लान है उनको पूछ लेगा, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, योजना आयोग कब बना था, प्लानिंग कमीशन कब बना था, है ना, नीति आयोग कब बना था, नीति आयोग के कितने मेंबर होते हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं भैया। तो ये इंडियन इकोनॉमी वाला ये वाला पोर्शन यहाँ की, इसमें जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई आपकी, आरबीआई हो गई, है ना, इसके बारे में पढ़ लेना, बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेना, है ना, बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेना, इसमें आप पढ़ सकते हो क्या, फाइनेंस, है ना, थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड थोड़ी चीज देख लेना, सेबी के बारे में जान लेना, है ना, सेबी क्या होती है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, इस तरीके से देख लेना, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, नोट कहाँ पे प्रिंट होते हैं, कॉइन कहाँ पे मिंट होते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लेना फाइनेंस के बारे में, है ना, ये सारी चीजें देख लेना, फाइनेंस देख लेना, बैंकिंग सिस्टम हो गया, 5 ईयर प्लान हो गए, है ना, 5 ईयर प्लान हो गए, प्लानिंग कमीशन हो गया, इसके बारे में पढ़ लेना, प्लानिंग कमीशन हो गया, है ना, उसके अलावा नीति आयोग हो गया, नीति आयोग, ये सब थोड़े से पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं, ठीक है, तो इतना आपको पढ़ के जाना है। अब बात रही डीआई की, कि भैया डीआई की, तो डीआई के बेटा पिछली बार 3 सेट आए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसके लिए बेसिक आपको आना चाहिए परसेंटेज के, रेशियो के और एवरेज के। यहाँ आपके पाई चार्ट, है ना, थोड़े से पाई चार्ट प्रैक्टिस कर जाना। पाई चार्ट ज्यादातर पूछा जाता है, पाई पूछा जाता है, उसके बाद लाइन पूछा जाता है, पाई लाइन, पाई चार्ट लाइन ग्राफ पूछा जाता है उसके बाद, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरी बात अगर कोई पूछ लेता है तो बार पूछता है, बार ग्राफ, बार ग्राफ पूछ लेता है, हिस्टोग्राम पूछ लेता है, हिस्टोग्राम पूछ लेता है ना। अगर क्या करेगा, अगर ज्यादा उसको थोड़ा सा टफ बनाना पड़ेगा तो वो मिक्स्ड पूछ लेगा, है ना, मिक्स पूछ लेगा, यानी कि जिसमें एक पाई होगा एक बार होगा, इस तरह से मिक्स्ड ग्राफ भी वो कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और टेबुलर डीआई, है ना भाई, यहाँ पे तुम पाई चार्ट के बाद रख सकते हो टेबुलर डीआई को, यानी कि यहाँ टेबुलर डीआई आप इसके बाद रख सकते हो, टेबुलर डीआई का इसके बाद वेटेज होता है, टेबुलर यानी कि टेबल होगी, उसमें से डेटा को इंटरप्रेट करना है और आपका आंसर देना है, तो ये बहुत ईजी आती है ना। अगर आपने थोड़े से परसेंटेज रेशियो के क्वेश्चन लगा रखे होंगे तो आप कर लोगे। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है पाई चार्ट पर, टेबुलर पर, लाइन पे, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते हैं। बार और हिस्टोग्राम इजीली होते हैं, मिक्स ग्राफ आपको तो मतलब कम से कम मान के चलो 8 से 10 सेट आपको मिक्स ग्राफ के भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक पाई एक बार होगा, एक बार, है ना, और एक लाइन होगा, इस तरीके से मतलब मिक्स प्रकार के ग्राफ आता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया आप कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो भैया कम से कम आज के समय में आप 6 से 7 घंटे से अगर कम पढ़ रहे हो तो भाई साहब दिक्कत है। फिर जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, कम से कम 6 से 7 घंटे इस समय पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना है, ये एलयू वेब अपडेट की वेबसाइट है, यहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एमबीए का सिलेबस आपको मिल जाएगा, एमबीए, है ना, यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग इकोनॉमी, जीके, बैंकिंग टर्म, स्टैटिक जीके, और हाँ करंट अफेयर आप थोड़े से पढ़ लेना, मैंने आपको बताया अभी तक, बैंकिंग वाले थोड़े से अच्छे से देख के जाना करंट अफेयर, है ना। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपको एलियोबेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, है ना। बाकी पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। और पढ़ना कहाँ से पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो, एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर सकते हो, और सिलेक्शन बैच को ले सकते हो, है ना। वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ मॉक लगाने, एक बार कोई टॉपिक पढ़ो, है ना, जैसे आपने मैथ्स खत्म कर लिया एक बार तो उसके मॉक लगाओ, है ना। आपने देखा होगा एक मॉक टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, 199 149 की हो गई अब तो वो, है ना, तो प्राइस अपडेटेड होगी, 149 की हो गई है। इसमें आपको क्या होगा, 10-10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसके टेस्ट लगा लो। और टेस्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट को एनालाइज भी करना भैया, ये कहाँ गलती हो रही है, किस चैप्टर में मेरी ज्यादा गलती हो रही है, इस चैप्टर को दोबारा से जाके आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। एग्जाम से पहले आपको यही चीज फॉलो करनी है, चीजों को पढ़ो, मॉक लगाओ, एनालाइज करो, ये पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप सिलेक्शन बैच ले सकते हो, मॉक लगा सकते हो, उसके बाद आपको फुल लेंथ में मिल जाएंगे, फुल लेंथ मिल जाएंगे इसी में, है ना, 149 में आपको 10 टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ में आपको मिल जाएंगे 30 के आसपास, है ना। इनको लगा लेना, और बस इतना ही समय है, इतना ही लगा पाओगे, बाकी तो
कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमेशा मैसेज कर सकते हो 8400122966 पे। यहाँ पे क्या होगा, 24 घंटे आपको, है ना, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैसेज ज्यादा आते हैं तो टाइम लगता है, तो 24 घंटे के अंदर आपको कम से कम रिप्लाई दे ही दिया जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा, है ना। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में अपनी दिक्कतों को साझा करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।